Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय राधे श्याम सिंह जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, पूर्व मंत्री भाई वीरेंद्र सिंह जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र पटेल जी, समाजवादी नेता, बीएचयू के जमाने में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे भाई शिव कुमार सिंह जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता छोटे भाई मनोज काका जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भाई संजीव सिंह जी, पूर्वांचल के काशी प्रांत के हमारे अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के भाई पवन तिवारी जी, इंडिया गठबंधन के सभी यहाँ पर मौजूद नेतागण, और मैं सबसे ज्यादा आभार और धन्यवाद देना चाहूंगा कुंवर सुरेश सिंह जी का और अरविंद सिंह जी का कि उन्होंने हम लोगों के यहाँ पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया। साथियों और दोस्तों, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को हम सब लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए, लेकिन जब हम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं तो उनके विचारों से भी हमें कुछ सीखना होगा। और स्वर्गीय चंद्रशेखर जी के व्यक्तित्व से एक बात जरूर सीखने को मिलती है कि अपने विचारों के प्रति दृढ़ता से खड़े रहो। संख्या 1 है कि 100 है कि 1000 है, इस बात की चिंता किए बगैर दृढ़ता से अपने विचारों के साथ खड़े रहो। सदन में जब भी बोले मजबूती के साथ अपनी आवाज उठाई, जब भी उन्होंने आवाज उठाई धर्मनिरपेक्षता के लिए आवाज उठाई, समाजवाद के लिए आवाज उठाई, भाईचारे के लिए आवाज उठाई, हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई, गांधीवाद के लिए आवाज उठाई, लोहियावाद के लिए आवाज उठाई, जयप्रकाश जी के विचारों के लिए आवाज उठाई। नारा हम लोग लगाते थे, अंधेरे में 3 प्रकाश, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश। उस विचारों पर चंद्रशेखर जी चलते रहे। और समाजवादी विचारधारा क्या? समता मूलक, संपन्नता युक्त समाज की स्थापना। एक ऐसा समाज जिसमें गैर बिरादरी न हो, एक ऐसा समाज जहां पर भेदभाव ना हो, एक ऐसा समाज जहां छुआछूत ना हो। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आजादी के 77 साल के बाद भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 5 साल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हैं अखिलेश यादव, जब अपना घर खाली करते तो भारतीय जनता पार्टी के लोग गंगा जल से धुलने का काम करते हैं। उससे भी ज्यादा शर्मनाक घटना हुई, कन्नौज का चुनाव लड़ रहे थे, अपनी पत्नी के साथ पूजा करने मंदिर में चले गए तो उस मंदिर को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गंगा जल से धुलने का काम किया। इस विचारधारा को मारना होगा, खत्म करना होगा, तभी समाजवाद की विचारधारा हिंदुस्तान में कायम होगी। ये कैसे लोग हैं? हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर एक आदिवासी युवक की तस्वीर, उसके सिर पर भारतीय जनता पार्टी का नेता पेशाब करता है। हमने देखा गुजरात के अंदर एक दलित बच्चे ने गेंद छू लिया, उसका अंगूठा काट दिया गया। आज भी 77 साल की आजादी के बाद दलित समाज का नौजवान घोड़ी पर बैठने के लिए संघर्ष करता है। हम कैसे समाज की स्थापना करना चाहते हैं? चंद्रशेखर जी के विचारों का समाज अगर बनाना है,
डॉक्टर लोहिया के विचारों का समाज बनाना है, गांधी के विचारों का समाज बनाना है, तो ये गैर बिरादरी, ये भेदभाव, ये छुआछूत की राजनीति समाप्त करना होगा। यही चंद्रशेखर जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूं। आज भारत के प्रधानमंत्री जहां जाते हैं कहते हैं यहां से हमारा पुराना रिश्ता है। चीन जाएंगे कहेंगे चीन से रिश्ता है, जापान जाएंगे कहेंगे जापान से रिश्ता है, किसी भी प्रांत में जाएंगे कहेंगे इस प्रांत से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। गलती हो गई, अगर आप लोगों ने बता दिया होता धानापुर शहीदों की धरती है तो मोदी जी का यहां से भी कोई ना कोई रिश्ता जरूर निकल आता। कैसी भाषा बोलते हैं भारत के प्रधानमंत्री, शर्म आती है। ये जनादेश जो 2024 में जिस पे चर्चा आज हो रही है, भारत का 2024 का चुनाव कई घटनाओं का साक्षी रहा दोस्तों, लेकिन सबसे ज्यादा दुख और अफसोस इस बात का हुआ कि भारत के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर न्यूनतम स्तर पे गया। इतनी शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल भारत का कोई प्रधानमंत्री इससे पहले नहीं किया होगा, जितने निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री ने। क्या बोला उन्होंने? मुगल पे चर्चा की, मदरसे पे चर्चा की, मुसलमान पे चर्चा की, मछली पे चर्चा की, मटन पे चर्चा की, यहां तक कि मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री ने किया। मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल किया। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, मां से मुजरा याद था, मुगल याद था, मुसलमान याद था, मछली याद था, मटन याद था, मां से महंगाई आपको याद नहीं आई, मां से मजदूर आपको याद नहीं आया, मां से मणिपुर आपको याद नहीं आया। 1 साल से मणिपुर जल रहा है और यही सवाल उठाने का गुनाह मैंने देश की संसद में किया था साथियों और दोस्तों। मैंने कहा मणिपुर चल रहा है, सरकार सदन में चर्चा कराए। एक कारगिल योद्धा की पत्नी को निवस्त करके वहां घुमाया गया था। मैं रात भर सो नहीं पाया था, विचलित था। दूसरे दिन सदन में कहा इस विषय पे चर्चा कराइए, मणिपुर में शांति की बहाली होनी चाहिए। मुझे सस्पेंड करके बाहर कर दिया। 11 महीने तक सस्पेंड रखा, नारा लगा दिया सदन में, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। प्रधानमंत्री जी नाराज हो गए, नाराज हो गए, मुझे उठा के जेल में भेज दिया, 6 महीने जेल में रखा। जिस दिन मैंने निकला, और साथियों और दोस्तों 6 महीने जब तक मैं जेल में रहा, हर दिन यही सोचता रहा, जिस दिन भारत बाहर निकलूंगा, भारत के प्रधानमंत्री की और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति के खिलाफ मजबूती से आवाज उठाऊंगा। जिस दिन से निकला हूं चुप नहीं बैठा, लगातार इनके खिलाफ बोल रहा हूं। आप जेल में डाल के हम लोगों की आवाज को रोक देंगे? आप सोचते हैं उत्पीड़न करके मुकदमे लिख के FIR लिख के हमारी आवाज को रोक देंगे? ये होने वाला नहीं है। 6 महीने नहीं, पूरी जिंदगी भी आप जेल में रखेंगे तब भी तुम्हारी नफरत की राजनीति के खिलाफ लड़ता रहूंगा, चुप होने वाले नहीं। ये 2024 का चुनाव इस बात का भी संदेश देता है साथियों और दोस्तों, भारत के संविधान को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है। अयोध्या के सांसद ने एक मीटिंग में कहा 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। ज्योति मिर्धा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी एक चुनावी सभा में कहती है 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। अनंत हेगड़े कर्नाटका के रहने वाले भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री कहते हैं 400 सीट दे दो, संविधान खत्म करना है। मेरठ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अरुण गोविल कहते हैं 400 सीट चाहिए,
क्योंकि भारत का संविधान खत्म करना है। इस देश के संविधान में भरोसा रखने वाले दलितों ने, पिछड़ों ने, आदिवासियों ने, अल्पसंख्यकों ने, देश के आम आदमी ने, पिछड़ा हो सवर्ण हो, 140 करोड़ लोगों ने तय किया, कुछ भी हो जाए हम भारत के संविधान को खत्म नहीं होने देंगे और आपको हराने का काम किया। आरक्षण खत्म कर देंगे, ये इनकी योजना थी। संविधान खत्म करना है, आरक्षण खत्म करना है, वंचितों को मिलने वाला अधिकार समाप्त करना है, ये इनकी योजना थी। लेकिन उस योजना को इस देश के लोगों ने पहचान लिया। कहते थे 400 पार, 400 पार, 400 पार। क्या हुआ? अब कह रहे हैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में झूठ लिख के भेजा। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी यहां पे है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्रपति जी से कहलवा लिया, वीरेंद्र भाई ने पढ़ा होगा स्पीच, कि स्पष्ट बहुमत की तीसरी बार सरकार बनी है। मैंने कहा भैया 240 में कौन सा स्पष्ट बहुमत होता है? लिखा है भाषण में कि स्पष्ट बहुमत की तीसरी बार सरकार बनी है। अरे प्रधानमंत्री जी, आपके 400 के दावे से 160 सीट कम हो गई और 303 की संख्या से 63 सीट कम हो गई। सुधर जाइए, अहंकार छोड़ दीजिए, वरना 240 से 24 पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। या तो माहौल बना दिया था 80 में 80, 80 में 80 कहते थे, नहीं कहते थे? 80 में 80 मंदिर का उद्घाटन कर दिया, 80 में 80 आएगी, 80 में 80 आएगी। यूपी के लोगों ने कहा अब हम तुम्हारी नीयत समझ चुके हैं। गुजरात से बड़े बड़े महापुरुष हुए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में सोचते हैं, सुश्रद्धा से सर झुक जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में सोचते हैं तो श्रद्धा से सर झुक जाता है। मोदी के बारे में सोचते हैं, अमित शाह के बारे में सोचते हैं तो शर्म आती है। पूरे देश में एक ही चर्चा चल रही है, इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। 2 बेच रहा है, 2 खरीद रहा है। सब जानते हैं कौन लोग हैं। क्या कहे? अहंकार देखिए, गाना बना दिया भाजपाइयों ने, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। सुना था ना गाना आप लोगों ने? जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। अरे भगवान श्री राम को कोई ला सकता है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, आराध्य देवता भगवान श्री राम, भगवान श्री राम जो जन जन के हृदय में बसते हैं। भगवान इंसान को लेके आए हैं, कोई इंसान भगवान श्री राम को नहीं ला सकता। ये भगवान श्री राम ने आपको बताने का काम किया है। मोदी, आप राम को लेके आए, इतना अहंकार आपके मन में। कल को कोई बेटा अपने बाप से कहेगा, बापू हम तुमको लेके आए, तुम हमको लेके नहीं आए। इतना अहंकार। और भगवान श्री राम ने इनको संदेश दे दिया। अयोध्या हारे, सुल्तानपुर हारे, प्रतापगढ़ हारे, कौशाम्बी हारे, प्रयागराज हारे, चित्रकूट हारे, श्रावस्ती हारे, रामपुर हारे, सीतापुर हारे, नासिक हारे, रामटेक हारे। जहां जहां से राम गुजरे वहां वहां से भाजपाई हारे। इनका सफाया हो गया। और क्यों हो गया? क्योंकि आपसे तो छूट हो सकती है, आप तो माफ कर सकते हैं। मनोज काका आंकड़े देखने में गलती कर सकते हैं, लेकिन भगवान श्री राम गलती क्या देखा उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा धर्म के नाम पे धंधा हो रहा, चंदा चोरी हो रही है। चुनाव के ठीक पहले मैंने खुलासा किया था, 5 मिनट के अंदर साथियों और दोस्तों 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ रुपए में भाजपाइयों ने बेचने का काम किया। 18.5 करोड़ रुपए 5 मिनट में 16.5 करोड़ रुपए कमाया। वो सारा प्रमाण है हमारे पास।
30,000 करोड़ रुपए अयोध्या के विकास में लगाया और पहली ही बारिश में मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया, मैंने देश की संसद में उठाया, प्रभु श्री राम के साथ ऐसा धोखा क्यों किया, गर्भगृह में पानी गिरने लगा, अगर तुम प्रभु श्री राम के नहीं हुए तो आम इंसान के भी नहीं होंगे। ये संदेश भगवान ने आपको दिया। और यमुना प्रसाद उपाध्याय की बड़ी अच्छी लाइन है, बहुत ही शानदार लाइन है कि तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूर्त बोलने लग जाए तो क्या हो, बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो वही सरयू का पानी खोलने लग जाए तो क्या। आप भगवान की चिंता कर रहे हैं, भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हम सबके हृदय में बसते हैं, लेकिन अफसोस है कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मंदिर और मस्जिद के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खियों में सिंघल और साहबुद्दीन रहते हैं। ये उस जमाने की लाइन है, उस जमाने की कविता है जब समाज को बांटने का काम किया जा रहा है। चंद्रशेखर जी जिनको आज हम लोग याद कर रहे हैं, ये वो नेता है, ये चंद्रशेखर जी वो नेता है जिन्होंने 4 महीने के अंदर राम मंदिर और मस्जिद के विवाद को सुलझाने की ऐसी पहल की जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। उन्होंने संवाद के जरिए विवाद को खत्म करने का प्रयास किया था। एक मामले में बड़ी आलोचना होती है चंद्रशेखर जी, आज भी कई साथियों ने कहा सोना गिरवी रख दिया, सोना गिरवी रख दिया, सोना गिरवी रख दिया। किस परिस्थिति में चंद्रशेखर जी को सरकार चलाने का मौका मिला था? आप सब लोग जानते हैं, चुनाव पे चुनाव हो रहे थे, सरकारें बन रही थी, गिर रही थी। उन परिस्थितियों में चंद्रशेखर जी को देश के प्रधानमंत्री का पद मिला था। कितना सोना रखा था? 67 टन सोना रखा था। कितना सोना रखा था? 67,000 किलो सोना रखा था। उस समय सोने की कीमत क्या थी? 3400 रुपए तोला। अगर आप चंद्रशेखर जी के सोना जो उन्होंने गिरवी रखा उसकी कीमत निकाल ले, लगभग 23,000 करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखा। कितने का सोना? 23,000 करोड़ रुपए का सोना गिरवी रखा था। आज की सरकार क्या कर रही है? आपसे कहा गया मंगलसूत्र लेके भाग जाएंगे, तुम्हारी भैंस खोल के चले जाएंगे, तुम्हारी पानी की टोटी चुरा लेंगे, तुम्हारी बिजली चुरा लेंगे। क्या क्या बकवास इस चुनाव के अंदर की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताओ आपका पैसा लेकर कौन भाग रहा है? जितना पैसा, जितना सोना गिरवी रखकर प्रधानमंत्री ने देश की अर्थव्यवस्था को उस समय ठीक करने का काम किया था चंद्रशेखर जी ने, उतना पैसा अकेले नीरव मोदी लेके भाग गया। भाग गया कि नहीं भाग गया बताओ भाई? कितना लेके भाग गया? 20,000 करोड़। विजय माल्या कितना लेके भाग गया? 10,000 करोड़। नितिन संदेशरा कितना लेके भाग गया? 6,000 करोड़। ललित मोदी कितना लेके भाग गया? 3,000 करोड़। 3,000 करोड़। भाई वीरेंद्र सिंह जी ने कहा 82 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री से, इस देश के 82 करोड़ लोगों को तुम 5 किलो राशन की लाइन में खड़ा करते हो और तुम्हारा दोस्त जो अडानी है उसको कोयला दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, एजुकेशन दे दिया, हेल्थ दे दिया, पोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया, रेलवे दे दिया, सेल दे दिया, पूरा हिंदुस्तान एक आदमी को दे दिया। आपकी संपत्ति कौन लूट रहा है? 140 करोड़ लोगों की संपत्ति कौन लूट रहा है? भारत माता की संपत्ति कौन लूट रहा है? नरेंद्र मोदी के चंद दोस्त भारत माता की संपत्ति को लूटने का काम कर रहे हैं। ये खुली किताब की तरह सामने है, ये किसी से छिपा नहीं है। 16 लाख करोड़ रुपए की चर्चा हुई। 16 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का माफ किया गया। एक बैंक की स्कीम निकाली है प्रधानमंत्री जी ने। क्या? बैंक सेटलमेंट। क्या स्कीम है वो? बैंक सेटलमेंट। आप लोग पूर्वांचल के लोग हो, चंदौली के लोग हो, धानापुर के सिपाही हो, आपको देश की आर्थिक हालात के बारे में पता होना चाहिए। आपको मालूम है
वो बैंक सेटलमेंट के नाम पे क्या किया? बैंकों में जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का, बड़े बड़ी कंपनियों का कर्जा बाकी है, उसका सेटलमेंट करेंगे और उसको नाम दिया हेयर कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा माफ करेंगे, थोड़ा थोड़ा माफ करेंगे। माफ कितना किया? माफ कितना किया मालूम है आपको? 5 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में से 3,53,000 करोड़ रुपए माफ कर दिया। 43 कंपनियों का, ये संसद के अंदर सरकार का जवाब है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं। 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए इस सरकार ने माफ कर दिया। ये हो रहा है आपके साथ। आपके बच्चों की नौकरी के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, किसान को फसल का दाम देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, आपके गांव की सड़क बनाने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, आपको बिजली फ्री देने के लिए, पानी फ्री देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आपकी सेना, आपका गौरव, आपकी सुरक्षा के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार से कहो ये अग्निवीर योजना तो वापस ले लो, कहते हैं हमारे पास तनख्वाह देने की पैसा नहीं है। मुझे शर्म आती है, भारत माता की सीमा के साथ गद्दारी करने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। ये अग्निवीर योजना लाके 4 साल पर भारत की सेना को ठेके पर नहीं रखा जा सकता। ये हमारी भारत की सेना के साथ गद्दारी है। मैं ये कहना चाहता हूं, अग्निवीर योजना बहुत ही खतरनाक योजना है। 17 साल में एक नौजवान सेना में जाएगा, 21 साल में रिटायर हो जाएगा। मोदी जी, अगर चंदौली का नौजवान 21 साल में रिटायर हो जाएगा, हमको 4 साल की नौकरी देते हो, कहते हो रिटायर होके घर बैठ जाओ, 73 साल में तीसरा मौका तुमको क्यों मिलना चाहिए? भाई बताओ, तुम भी रिटायर होके जाओ, तुम भी रिटायर होके जाओ, 73 साल में आपको तीसरा मौका क्यों मिलना चाहिए? ये सारे सवाल हैं जो हम लोगों को पूछना चाहिए। ये सारे सवाल हैं जो आज चंद्रशेखर जी होते तो शायद जरूर पूछते। संसद के अंदर कोशिश करता हूं आपकी आवाज उठाने की, कई बार उसकी सजा भी मिलती है। किसानों के आंदोलन में आवाज उठाई तो सस्पेंड करके बाहर कर दिया। मैंने कई रातें संसद के परिसर में गुजारी है, आवाज उठाई है, आवाज उठाता रहूंगा, लड़ता रहा हूं, लड़ता रहूंगा, इनके आगे झुकने का काम नहीं करूंगा। विपक्ष की अपनी भूमिका है, उस भूमिका को हम लोग जानते हैं और उसको निभाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया, 43 सीटें इंडिया गठबंधन की आई। ये मामूली सफलता नहीं है, 43 सीटें आई हैं और आज लोकतंत्र का जिस तरीके से गला घोटा जा रहा है 2024 के जनादेश में, उसका भी उत्तर मिला है। आप पार्टियां तोड़ते हैं, लोकतंत्र का गला घोटते हैं, सरकारों को गिराते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, ये विधायक खरीदो, वो सांसद खरीदो, ये विधायक खरीदो, वो सांसद खरीदो। मैं तो बार बार कहता हूं, मैंने सुना था बाइक चोर होते हैं, कार चोर होते हैं, मैंने सुना था सोना चोर होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी चोर हैं, विधायक चोर हैं, सांसद चोर हैं। ये विधायकों सांसदों की चोरी करते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की तीर कमान चुरा ली, शरद पवार की घड़ी चुरा ली। क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर? 30 सीटें इंडिया गठबंधन की आई, 30 सीटें वहां की जनता ने जवाब दिया। उत्तर प्रदेश में भी विधायकों की तोड़फोड़ की गई समाजवादी पार्टी के। उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सीटें समाजवादी पार्टी को दिया, 6 सीट कांग्रेस पार्टी को दिया। उत्तराखंड की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई इन लोगों ने, अरुणाचल की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई, कर्नाटका की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई, मध्य प्रदेश की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई, महाराष्ट्र की सरकार तोड़फोड़ करके गिराई। 10 साल में क्या किया? सरकारों को तोड़ो, गिराओ, लोकतंत्र का गला घोटो। आज मौका है जगाने का, जागने का। एक प्रयास आपने किया है, अगली बार थोड़ा और जोर से धक्का मार देना, इनको 100 से नीचे ले आइए। मैं तो कह रहा हूं 240 की जगह 24 पे लेके आइए इनको। बिल्कुल इस देश की राजनीति से इनकी राजनीति को समाप्त करना है। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता साथियों और दोस्तों। धर्मनिरपेक्षता की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, आपसी भाईचारे की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा।
बाबा साहब के संविधान से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा, आपसी भाईचारे से, लड़ाने से, झगड़ा कराने से नहीं होगा। अभी वीरेंद्र सिंह जी गिना रहे थे कितने लोगों ने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, आपकी धरती है, थानापुर की धरती है। आप मुझे बताइए, आप कहते हो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारे संविधान में लिखा हुआ है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। यहां सभी जाति सभी धर्म के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, ये हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। विविधता में एकता भारत की विशेषता है, धर्मनिरपेक्षता हमारी विशेषता है। ये देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, दलितों का भी है, पिछड़ों का भी है, आदिवासियों का भी है, सबका ये देश है। 144 करोड़ लोगों का ये देश है। नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान को बनाने की कोशिश मत करो। बगल में है मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान, क्या हालत है उसकी? तालिबान की क्या हालत है? सीरिया की क्या हालत है? और इंडोनेशिया की क्या हालत है? दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और जहां का राष्ट्रीय प्रतीक है विष्णु जी का वाहन गरुड़। क्या है राष्ट्रीय प्रतीक? गरुड़। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है दुनिया का, वहां गरुड़ उनका राष्ट्रीय प्रतीक है। उनकी एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। भारत हिंदू धर्म, आप उसकी विराटता को खत्म कर रहे हैं, आप हमारी विशालता को खत्म कर रहे हैं। अरे हिंदू धर्म क्या कहता है? हिंदू धर्म कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हिंदू धर्म कहता है धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम विश्व के कल्याण की कामना करने वाले लोग हैं, और भाजपा वाले कहते हैं प्राणियों में दुर्भावना हो। हमें दुर्भावना की राजनीति नहीं चाहिए, हमें भाईचारे की राजनीति चाहिए। तब ये देश आगे बढ़ेगा, तब हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। आप सबने मुझे यहाँ पर बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, इतने प्यार से मेरी बातों को सुना, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। और अंत में चंद्रशेखर जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, अपनी पार्टी की ओर से, आप सब की ओर से। हम सब संकल्प लें कि जब कहीं भी बुराई होगी, अन्याय होगा, अत्याचार होगा, लड़ने के लिए हमारे सीने आगे होंगे, ये चिंता किए बगैर कि कितनी लाठी चलेगी, कितने मुकदमे लिखे जाएंगे, कितना जेल में रहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।